विद्यार्थियों, खाद्यान्न पदार्थों के क्रम में अपना अगला चरण आ रहा है दलहन फसलें, यानी खाने वाली फसलें जिसमें अपन ने चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का ये तीनों चारों पांचों पढ़ी हैं। इसके बाद में अब आता है दलहन फसलें, यानी कि प्रोटीन युक्त फसलें। प्रोटीन युक्त फसलों को अपन इसमें पढ़ेंगे। तो पहले अपन देख रहे हैं दलहन फसलें, यानी दालें, जिनसे दाल प्राप्त होती है। दलहन फसलें यानी ऐसी फसलें जिनसे हमें दाल प्राप्त होती है, या दाल के लिए जिन फसलों को काम में लिया जाता है वे दलहन फसलें कहलाती है। यानी कि दलहन फसलें होती हैं प्रोटीन युक्त, भरपूर इसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन युक्त होने के कारण इसे ज्यादातर शाकाहारी फसलों में है ना शामिल किया जाता है। शाकाहारी भोजन में शामिल किया जाता है इसे, शाकाहारी भोजन में, क्योंकि प्रोटीन युक्त फसलें होती है। इसके लिए इनमें नाइट्रोजनीकरण की प्रक्रिया पाई जाती है। अपन ये कहें कि जो फलीदार फसलें होती है, जिनके फलियां लगती हैं, वो दालों वाली फसल होती है। ये इनकी जो फलीदार जो फसलें होती हैं, ये नाइट्रोजनीकरण के लिए जानी जाती है, क्योंकि इनके जो पत्ते वगैरह होते हैं, फलियां वगैरह होती हैं, जब ये भूमि में गिर जाती हैं, धरातल से संपर्क करके नाइट्रोजन यानी यौगिकीकरण का निर्माण करते हैं और भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देती है। तो उसके आगे बाद में अगले जो फसल ऋतु के अंदर जो फसलें बोई जाती है, जिन्हें नाइट्रोजन की जरूरत होती है, उन्हें भूमि से प्राकृतिक तौर पर वो नाइट्रोजन मिल जाता है। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए इन दलहन फसलों को प्रमुख स्थान दिया गया है। विश्व के कुल उत्पादन का हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत के लगभग 11% भाग पर दाल बोई जाती है, दलहन फसलें बोई जाती है, यानी कि दालों वाली फसलें बोई जाती है। भारत विश्व में प्रथम स्थान है दाल उत्पादन और उपभोक्ता की दृष्टि से। उत्पादन और उपभोक्ता, उत्पादन और उपभोक्ता की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। लेकिन भारत की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होने के बाद भी इसका आयात किया जाता है, यानी कि भारत में उत्पादित होने वाली दालें भारत की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाती है, इस कारण इसे इनका आयात भी किया जाता है। तो यानी अपन ये कह सकते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा दलहन फसलों का उत्पादन भारत में ही होता है। अब अपन इसमें देखेंगे कि प्रमुख दलहन फसल है ना वो कौन सी आती है। तो एक नंबर की फसल को अपन पहले पढ़ेंगे, जिसमें आ जाती है चना। चना जो फसल है फलीदार फसलों में इसे गिना जाता है। यह एक रबी की ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। रबी ऋतु में इसे बोया जाता है और भारत का लगभग 2.8% भाग पे जो है ना चने की खेती की जाती है। यानी कि भारत में लगभग 2.8% भाग पे चने की खेती होती है, जो उपोषण और आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में इसे बोया जाता है। यानी कि उपोषण और आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र इसके लिए अच्छे माने जाते हैं। तो इस फसल के लिए कुछ भौगोलिक दशाएं होती है, उन भौगोलिक दशाओं को अपन पढ़ेंगे। भौगोलिक दशाएं यानी ऐसा वातावरण कह सकते हैं जिस वातावरण में फसलों का अच्छा उत्पादन होता है। तो इसे भौगोलिक दशाएं कहा जाता है कि कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं इस चने के लिए है ना वो अच्छी मानी जाती है। एक नंबर पे आ जाता है तापमान, यानी ये भौगोलिक दशाएं अपन जो भी फसल पढ़ेंगे इसमें सभी फसलों के अंदर ये भौगोलिक दशाएं पढ़ेंगे, जिसके जो 6 पॉइंट है, तापमान हो गया, वर्षा हो गया, मिट्टी होगी, धरातल हो गया, खाद और उर्वरक, श्रमिक वगैरह। ये जो 6 पॉइंट है, ये तो पॉइंट तो सेम ही आएंगे सब में, लेकिन इनके अंदर लिखने वाला जो मैटर होता है वो फसल के स्वभाव, फसल की ऋतु के अनुसार उसमें अलग अलग होता है। तो अपन चने की बात कर रहे हैं, चने रबी की फसल है। रबी की फसल है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है इसे और मार्च अप्रैल के आसपास इसे काटा जाता है। तो तापमान यानी इसके लिए ज्यादातर तापमान 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। यानी 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसे बोते समय और लास्ट में पकते समय ज्यादा तापमान की इसे जरूरत होती है, क्योंकि रबी यानी ये ज्यादातर अपन ये कह सकते हैं कि शीतोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र की जो है प्रमुख फसल मानी जाती है, जो रबी की ऋतु में अक्टूबर नवंबर में बोकर फरवरी मार्च में इसे काट लिया जाता है। ऐसे दूसरा पॉइंट है इसमें वर्षा। वर्षा के लिए अगर अपन इसमें देखा जाए तो ये थोड़ी अपन ये कह सकते हैं कि कम पानी वाली फसल है। तो इसके लिए लगभग 30-40 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा भी जो हो जाती है तो अच्छी मान ली जाती है। यानी कि चने की प्रमुख विशेषता यह है, अगर चने को नमी मिल गई, बस एक बार नमी मिल गई तो वो पर्याप्त है। यानी कि भूमि में अगर नमी है वहां पर चने को बो दिया और अक्टूबर नवंबर से लेकर फरवरी मार्च अप्रैल तक के बीच में अगर एक वर्षा भी हो जाती है तो चना भरपूर उत्पादन
देता है। अगर वर्षा नहीं भी होती है तो जितना खर्चा अपन चना बोने में होता है ना, उतना खर्चा, उतने खर्चे का उत्पादन तो उनसे हो ही जाता है, क्योंकि सिर्फ चने को नमी की आवश्यकता होती है, तो बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है इसे। इसे ये वर्ष ज्यादातर वर्षा और सिंचाई आधारित दोनों ही क्षेत्रों में बोई जाती है। वर्षा व सिंचाई आधारित है ये। जो बारानी कृषियां होती हैं वहां पर वर्षा जब माउट होती है, शीतकालीन जो वर्षा होती है भारत में, उसी के आधार पर इसे बोते हैं। वर्षा हो गई उसे बो दिया, और फिर आगे वर्षा, सर्दियों में वर्षा होती है तो अच्छा उत्पादन होता है, नहीं होता है तो कुछ कम स्तर पर उत्पादन हो जाता है। और जहां पर सिंचाई के स्रोत हैं वहां पर सिंचाई करके इस फसल का अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो यानी कि वर्षा बहुत ही कम इसे चाहिए, पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। 3 नंबर पर है मिट्टी। मिट्टी यानी इसके लिए दोमट मृदा, दोमट मृदा व बलुई मृदा, दोमट मृदा व बलुई मृदा इसके लिए अच्छी मानी जाती है। दोमट मृदा क्योंकि दोमट मृदा में सभी पोषक तत्व रहते हैं, और ये सभी पोषक तत्व मृदा की उत्पादकता को बढ़ाते हैं, तो ऐसे में फसलों का अच्छा उत्पादन हो जाता है। और बलुई मृदा यानी कि कम पानी वाली मृदा में भी इसका अच्छा उत्पादन होता है। तो दोमट और बलुई प्रकार की मृदा इसके उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है, या अपन ये कहें कि लगभग हर प्रकार की मृदा, जिसमें हल्की चिकनी मृदा भी इसके लिए अच्छी मानी जाती है। लेकिन एक आदर्श मृदा कहेगी जिसमें इसका उत्पादन ज्यादा होता है, वो दोमट और बलुई मृदा इसके लिए अच्छी मानी जाती है। और वैसे देखा जाए तो चिकनी मृदा या हल्की चिकनी मृदा भी इसके लिए अच्छी होती है, क्योंकि इस मृदा में नमी लंबे समय तक रहती है, क्योंकि इसके कण बारीक होते हैं, और बारीक कणों में तापमान, हवा का जो है स्राव कम हो पाता है, इसलिए इसमें नमी लंबे समय तक बनी रहती है। और चने को सिर्फ नमी चाहिए, और ये नमी लंबे समय तक रहती है, तो वहां पर इसका अच्छा उत्पादन हो जाता है। तो चिकनी मृदा या काली मृदा भी इसके लिए अच्छी मानी जाती है। अगला पॉइंट है धरातल। धरातल यानी इसके लिए समतल धरातल तो होना ही चाहिए, तथा समतल होने के साथ साथ उत्तम जल निकास युक्त भी होना चाहिए। उत्तम जल निकास युक्त, उत्तम जल निकास युक्त समतल धरातल के साथ साथ उत्तम जल निकास युक्त का होना भी बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि पानी इसमें भरा अगर रह गया तो उसकी जड़ें है ना वो गल सकती है। अब पानी उत्तम जल निकास युक्त यानी कि जब तक मृदा के जल को सोखने की क्षमता होती है तब तक तो ये पानी को सोखती रहती है, और जब उसके सोखने की क्षमता समाप्त हो जाती है तो वहां पर फिर पानी धरातल पे भरना प्रारंभ हो जाता है। तो अगर इसका उत्तम जल निकास युक्त रहेगा, हल्का मंद ढाल रहेगा, तो धरती के सोखने के बाद में वो पानी बहकर है ना वो बाहर चला जाएगा, क्योंकि वहां पर रुक नहीं पाएगा, भूमि उसे सोख नहीं पाएगी, और वो बहकर चला जाएगा, और ये फसलें गलने से, सड़ने गलने से नष्ट हो जाती है। क्योंकि इसके क्षेत्र में अगर लगातार पानी भरा रहता है तो ये जब पकने को तैयार होता है तो हवा वगैरह से इसके जो दाने होते हैं वो भूमि पर गिर जाते हैं। अगर पानी भरा हुआ रहेगा तो वो पानी में गिरेंगे और वो सड़ गल कर वैसे भी फसल नष्ट हो जाएगी। तो उत्तम जल निकास युक्त क्षेत्र होना चाहिए। 5वां पॉइंट है श्रमिक, यानी इसके लिए श्रमिक सस्ते भी होने चाहिए और कुशल भी होने चाहिए। यानी सस्ते और कुशल श्रमिक इसके लिए अच्छे माने जाते हैं। सस्ते तो इसलिए क्योंकि इसमें ज्यादा लंबे समय तक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, और कुशल इसलिए कि जिस काम के लिए अपन ले जाते हैं निराई गुड़ाई के लिए, क्योंकि सर्दियों में ये बोई जाती है, सर्दियों में भी खरपतवार वगैरह इस फसल के अंदर जो है ना वो ज्यादा उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसे में उन खरपतवारों से फसल को बचाने के लिए भी ज्यादातर इसमें क्या किया जाता है, निराई गुड़ाई का कार्य होता है, और वो निराई गुड़ाई लंबे समय तक चलती है, तो इसलिए सस्ते और कुशल श्रमिक होने चाहिए। अगला पॉइंट आ जाता है फिर इसका खाद व उर्वरक। खाद व उर्वरक यानी खाद और उर्वरक अपन 2-3 प्रकार के, जैसे गोबर की खाद हो गई, जैविक खाद हो गई, और रासायनिक। गोबर, जैविक, रासायनिक खाद, इन तीनों का अपन उपयोग कर सकते हैं। और ज्यादातर इसमें चने की फसल में तो ज्यादातर खाद का प्रयोग करते भी नहीं है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में ये किया जाता है जब कोई कीड़ा वगैरह लग जाता है। नहीं तो पहले जो आपकी खरीफ की जो फसल होती है उसमें जो दिया हुआ खाद वगैरह होता है उसी में इसे बो दिया जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि चने की फसल बहुत ही कम खर्च के ऊपर उत्पादन प्रदान
करती है कि ज्यादा खर्चे की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। ना तो ज्यादा उत्तम क्वालिटी के बीजों की जरूरत होती है, ना ही ज्यादा खाद और उर्वरक की जरूरत होती है, क्योंकि ये स्वयं भूमि से पोषक तत्व ग्रहण करके अच्छा उत्पादन प्रदान करता है। फिर भी अगर चाहे तो अपन गोबर, जैविक और रासायनिक खाद का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में आता है इसका वितरण। ये ज्यादातर इसका उत्पादन है ना वो कहाँ-कहाँ पर होता है। तो एक मैप के माध्यम से अपन देखें इसमें, ज्यादातर इसका उत्पादन हो गया आपका मध्य प्रदेश हो जाता है, राजस्थान होता है, राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र वगैरह इन क्षेत्रों में इसका उत्पादन बहुत ही ज्यादा होता है। भारत में 1 नंबर पे चने के उत्पादन में मध्य प्रदेश है ना वो आ जाता है, 1 नंबर पे आता है। 2 नंबर पे ये राजस्थान आ जाता है और 3 नंबर पे ये महाराष्ट्र आ जाता है। इनसे ज्यादा उत्पादन होता है। इसके अलावा फिर कर्नाटक से भी होता है, आंध्रा से भी होता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा से भी इनका उत्पादन होता है। यानी कि बहुत ज्यादा क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश से भी जो है ना इसका उत्पादन होता है। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश लगभग 40 से 45% जो है ना उत्पादन करता है। फिर राजस्थान का स्थान आ जाता है, राजस्थान। फिर तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आ जाता है। यानी 3 राज्य ऐसे हैं जो लगभग 70-75% चने का जो है ना वो उत्पादन कर देते हैं। इसके अलावा फिर आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़ हो गया, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र में गुजरात है, वहां से भी इसका अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। तो ऐसे में चने के लिए ये प्रमुख क्षेत्र रहे हैं, जो एक दलहन फसलों के अंदर ज्यादा प्रयोग में की जाने वाली फसलों में इसे शामिल किया जाता है, क्योंकि ज्यादातर चने की फसल का उपयोग दलहन के लिए ज्यादातर करते हैं। तो ऐसे में एक प्रमुख फसल है जो भारत के लगभग 2.8% क्षेत्र के ऊपर इसे बोया जाता है। ठीक इसी प्रकार से एक दलहन फसल और आ रही है आपकी, जिसे अरहर के नाम से जाना जाता है। अरहर का प्रयोग भी ज्यादातर लोग खाने में जो है ना प्रयोग करते हैं, और ये अरहर भी प्रोटीन युक्त है, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। सभी दालें प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं, इनसे अच्छा प्रोटीन है ना प्राप्त होता है। तो प्रोटीन युक्त ये दालें होने के कारण इसको एक शाकाहारी के रूप में, शाकाहारी भोजन के रूप में भी माना जाता है या गिना जाता है। तो ठीक ऐसे ही अरहर जिसे तुर के नाम से भी जाना और पहचाना जाता है। तो दूसरी आपकी एक तो चना हो गई और दूसरी होगी अरहर। अरहर इसे तुर के नाम से भी जानते हैं। अब अरहर और तुर की अगर अपन बात करें तो इसे लाल चना भी कहते हैं, लाल चना या पिजन पी के नाम से जानते हैं, लाल चना या पिजन पी के नाम से जानते हैं, जो भारत के लगभग 2% क्षेत्रफल पर इसका उत्पादन किया जाता है। इसको देखने पर इसके दाने भी चने की तरह ही होते हैं, चने की तरह तो नहीं होते हैं, उसके आधे से भी बहुत कम होता है इसका आकार। लेकिन दाल उसकी दाल बनाते हैं, दाल उसके टुकड़े किए जाते हैं तो लगभग लाल रंग की ये होती है। तो ऐसे में लाल चना भी कहा जाता है, पिजन पी के नाम से इसे जानते हैं। लेकिन एक प्रोटीन का भरपूर स्रोत इसे माना जाता है। तो ऐसे में ये जो क्षेत्र है या ये जो लाल चना है, पिजन पी है, जो लगभग भारत के 2% क्षेत्रफल पर इसे बोया जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि दाल का एक प्रमुख भोज्य पदार्थ के रूप में अरहर अपनी भूमिका निभाता है, या अपन ये कहें कि प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत में इसे गिना जाता है। अब इसके लिए भी कुछ आवश्यक भौगोलिक दशाएं होती हैं, क्योंकि ऐसे में बिना ये नहीं हो सकती है। अरहर जो है ना ये खरीफ की फसल है, खरीफ ऋतु की। चना किस ऋतु का था? रबी की ऋतु का था। लेकिन अरहर है ना वो खरीफ की ऋतु का है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि इसका उत्पादन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी होता है, इसका उत्पादन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। तो खरीफ ऋतु में इसे बोया जाता है। अब इसके लिए कुछ भौगोलिक दशाएं हैं, भौगोलिक दशाएं यानी ज्यादातर इसके उत्पादन के लिए भी वातावरण कैसा होना चाहिए, इस प्रकार के वातावरण में इस अरहर का उत्पादन होता है। तो सबसे पहले इसमें अपन बात करेंगे तापमान की, यानी खरीफ ऋतु का है, खरीफ ऋतु का है तो इसे तापमान जो है ना वो कितना चाहिए। अब खरीफ ऋतु है, खरीफ ऋतु का समय क्या होता है, ध्यान देने वाली बात है। यानी इसे जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है। तो साफ है ये ज्यादा तापमान वाली फसल है। तो इसके तापमान के लिए 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, इसके अच्छे उत्पादन के लिए 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। और वर्षा
वाले क्षेत्रों में होते हैं तो इस समय वर्षा जब हो जाती है तो कभी कभार इसके तापमान में गिरावट भी आ जाती है, लेकिन अपन तो 30-35 डिग्री तापमान इसके अनुकूल माना जाता है। दूसरा भाग है वर्षा, यानी इसे चने की अपेक्षा ज्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है। लगभग 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र इसके अनुकूल माने जाते हैं। खरीफ ऋतु की फसल है तो उस समय स्वाभाविक है, खरीफ ऋतु जब प्रारंभ होती है तो वो किसके ऊपर निर्भर होती है? मानसून के ऊपर निर्भर होती है। तो यानी कि मानसूनी वर्षा के ऊपर निर्भर है ये। जहां पर सिंचाई के स्रोत होते हैं वहां पर सिंचाई के साधनों का भी प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि ये फसल वर्षा तथा सिंचाई के स्रोत, सिंचाई के स्रोत सभी के ऊपर निर्भर करती है। अगर पानी की कमी से ये फसल नष्ट हो रही होती है तो सिंचाई के स्रोतों का प्रयोग करके या जल दे सिंचाई करके इन फसलों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। तो वर्षा आधारित फसल भी इसे अपन कह सकते हैं। तीसरा है मिट्टी। मिट्टी कहे या मृदा कहे, यानी मिट्टी या मृदा, इसके लिए ज्यादातर हल्की चिकनी मृदा, दोमट मृदा इसके लिए अनुकूल होती है। गहरी मृदा, काली मृदा भी इसके लिए अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ज्यादातर इसका उत्पादन दक्षिण भारत में ही होता है और दक्षिण भारत में ज्यादातर काली प्रकार काली लाल मिट्टी, लाल व भूरी मिट्टी है ना वो पाई जाती है। तो उस क्षेत्रों में जो है ना इसका उत्पादन अच्छा हो जाता है। वैसे अपने राजस्थान, मध्य प्रदेश दोमट मृदा वाले जो क्षेत्र है वहां पर भी इसका अच्छा उत्पादन होता है। तो इसके लिए दोमट, हल्की चिकनी मृदा इसके लिए अनुकूल मानी जाती है। फिर आ जाता है 4 नंबर पर धरातल। धरातल, तो इसके लिए धरातल समतल तो होना ही चाहिए, यानी हर फसल के लिए समतल धरातल चाहिए। एक आधी फसल आएगी जिसके लिए ढालू भाग वाला धरातल होना चाहिए और सब में है ना वो समतल होना चाहिए। समतल होने के साथ साथ उत्तम जल निकास युक्त भी होना चाहिए। उत्तम जल निकास युक्त धरातल भी होना चाहिए ताकि आसानी से वहां से जो है ना वो पानी निकल सके, आसानी से वहां का पानी निकल सके। जितना फसल को जरूरत होती है पानी की वो उतना पानी फसल ग्रहण कर लेगी और इसके ज्यादा, इसके अलावा अगर उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है या पानी ज्यादा हो रहा है तो वो वहां पर संग्रहित होना प्रारंभ कर देता है। तो ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए कि अगर ढालू भूमि होगी तो वो पानी बहकर है ना वो चला जाएगा। तो ऐसे में धरातल समतल होने के साथ साथ उत्तम जल निकास युक्त भी होना चाहिए। ये 5वां पॉइंट है श्रमिक। श्रमिक यानी इसके लिए सस्ते और कुशल श्रमिक होने चाहिए। सस्ते और कुशल, सस्ते वही बात है, खेती क्रियाओं के दौरान श्रमिक अपन लाते हैं तो सस्ते श्रमिक लाने की कोशिश करते हैं ताकि वहां से फसलों का अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। अगर ज्यादा महंगे श्रमिक लाएंगे तो फसल से हमें जो आमदनी प्राप्त होती है वो मुनाफा कम हो पाएगा। और कुशल श्रमिक जिस कार्य के लिए उन्हें लाते हैं उन्हें वो कार्य करना आना चाहिए ताकि फसल को वो नुकसान नहीं पहुंचा सके। इसके बाद में आता है खाद और उर्वरक। खाद और उर्वरक, यानी इसके लिए गोबर की खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैविक खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं और रासायनिक खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। ज्यादातर यही खादें होती हैं जिनका अपन उपयोग कर सकते हैं। तो गोबर, जैविक और रासायनिक इन खादों का प्रयोग करके अपन इस कृषि के विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। और जहां तक संभव होती है गोबर और जैविक खाद का ही प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि उससे, क्योंकि प्रोटीन युक्त है, भारत के शाकाहारी भोजन में इसका प्रमुख योगदान होता है। तो ऐसे में अच्छे प्रोटीन, शुद्ध प्रोटीन प्राप्त करने के लिए हमें केमिकल्स वगैरह इनसे बचना चाहिए। कई बार क्या होता है इसमें, क्योंकि बरसाती समय में है और बरसाती समय में कीड़े मकोड़े ज्यादा लग जाते हैं, फसलों की कीट वगैरह लगने की संभावना ज्यादा होती है खरीफ की ऋतु में बरसात के कारण। तो ऐसे में इसमें कीटनाशक पदार्थों का भी प्रयोग किया जाता है और उन्हें कीटनाशक पदार्थों से, कीटनाशक जो कीट होते हैं उनसे बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग भी किया जाता है। इसके बाद में आ जाता है इसका वितरण। वितरण, तो वितरण के लिए सबसे पहले अपन एक मानचित्र बनाएंगे और इस मानचित्र में प्रदर्शित करेंगे कि कौन कौन से जो क्षेत्र हैं वो इसके लिए अनुकूल माने जाते हैं। तो इसमें अगर देखा जाता है तो दक्षिण भारत जैसे महाराष्ट्र वगैरह का क्षेत्र हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, कर्नाटक, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा,
मध्य प्रदेश वाला भाग, राजस्थान वाला, गुजरात वाला भाग, उत्तर प्रदेश वाला भाग, इन क्षेत्रों में ज्यादातर इसका उत्पादन होता है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यानी ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ज्यादातर इस अरहर का उत्पादन किया जाता है। तो ऐसे में ये एक ऐसी फसलों की श्रेणी में आते हैं जो भारत के लिए प्रमुख शाकाहारी भोजन का निर्माण करते हैं और प्रोटीन युक्त दालें होती है। तो ये दलहन फसलें जिसमें ज्यादातर अपन ने चने और अरहर को देखा, तुर को देखा है, जो भारत के रसोइयों में ज्यादातर, भारत की रसोइयों में ज्यादातर आपको ये दोनों ही प्रकार की दलहन फसलें मिलेंगी। तिल दलहन मतलब अरहर भी मिलेगा और चना भी मिलता है। तो भारत के जो गृहिणियां हैं उनकी भी पहली पसंद चना और इसको अरहर को ही माना जाता है, क्योंकि ये अच्छे पौष्टिक आहार युक्त प्रोटीन युक्त दालें होती हैं। तो ऐसे में अगले वीडियो जो अपन लेकर आएंगे तिलहन फसलें, यानी तेल वाली फसलें, कौन सी फसलें हैं जिनसे तेल प्राप्त होता है और ज्यादातर भारत में कौन कौन सी फसलों का उपयोग इन तिलहन फसलों के रूप में किया जाता है। आप वीडियो लगातार देखते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी इसे लगातार करते रहिए ताकि हमारे वीडियो अजीत लोगों तक पहुंच सके।